वेलकम बैक एवरीवन। आप लोग क्लास 12 के कैंडिडेट है और साइंस पढ़ रहे हैं और आप लोगों को मैथमेटिक्स के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही होंगी, तो मैं आपको मदद करने आया हूं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के साथ। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के टोटल एक ही पार्ट के वीडियो में 3 भाग होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन के बाद फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ पर हम लोगों को एक रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता चलेगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो केवल 2 वेरिएबल्स के साथ डिस्कस करते हुए है। चूंकि 2 वेरिएबल्स के साथ डिस्कशन हमें करना है तो हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाता है कि 2 वेरिएबल के साथ ग्राफिकल के अलावा कोई दूसरा मेथड यूज ना करें। तो हम लोग थर्ड पार्ट जब स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर का, जिसमें हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो हम लोग केवल ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जब ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करेंगे तब हमें वहां पर जरूरत पड़ने वाली है फिजिबल और अनबाउंडेड सॉल्यूशंस, बाउंडेड सॉल्यूशंस, इस तरह की चीजों की। तो इस तरह से हम लोग अपने पूरे वीडियो में 3 चीजों को पढ़ेंगे पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के तहत। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, थर्ड हमारे पास होगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। यही होगा हमारा आज का क्लास। आप रमजान ट्यूटोरियल में, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। डेफिनेशन ऑफ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। दरअसल 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को डिफाइन करने जा रहे हैं। पहला है डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, हम लोग तीनों ही वर्ड्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अभी हमारे पास बोर्ड पे एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, उस एग्जांपल को देके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। डिसीजन वेरिएबल के अलावा जो दूसरा वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्स्टेंट्स। और थर्ड एंड फाइनल कंडीशन जो हमारे पास निकल के आता है, वर्ड निकल के आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि इन 3 वर्ड्स में ही हमारा पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डिपेंडेंट है। एक डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और हमारा कॉन्स्टेंट। तो चलिए इन तीनों चीजों को इस क्वेश्चन के साथ समझते हैं, यानी कि एग्जांपल लेके इस वर्ड के डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, अब इस वर्ड को देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है z इज इक्वल्स टू 22x1 प्लस 18x2। उसके बाद इसे लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर उसके नीचे में यहाँ लिखा हुआ है 360x1 प्लस 240x2 लेसर इक्वल्स टू 5760, x1 प्लस x2 लेसर इक्वल्स टू 20, x1 x2 ग्रेटर देन 0। अब ये जो पूरा चीज है, इसी चीज को हम लोग समझेंगे किस तरह से। हमारे लिए एक सबसे पहला और इंपॉर्टेंट वर्ड जो हम लोगों को डेफिनेशन में पढ़ना था वो था कि डिसीजन वेरिएबल किसे कहते हैं। तो हम आइए डिसीजन वेरिएबल वाले वर्ड को समझते हैं। हमारा वर्ड है डिसीजन वेरिएबल। आप लोगों ने वेरिएबल के बारे में तो सुना होगा। जनरली वेरिएबल को हम लोग एक्स वाई जेड से ही डिनोट करते हैं। आप अगर चाहे तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारा वेरिएबल है, लेकिन एक और वेरिएबल नहीं मेंशन करने पर जनरली एबीसी हम लोग कांस्टेंट में ट्रीट करते हैं। तो वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन जनरली एक्स वाई से होता है, एक्स वाई जेड। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x1 x2 है। x1 x2 सिंपली बता रहा है कि वो वेरिएबल्स है, लेकिन उनको डिसीजन वेरिएबल क्यों कहा गया है। तो डिसीजन वेरिएबल क्यों कहा गया है उसे समझाने से पहले मैं सबसे पहले इस एग्जांपल को आपको बताऊं कि ये क्या है। देखिए, बोर्ड में हमारे पास ये जो पार्ट लिखा हुआ है, इस पार्ट को आप समझ सकते हैं एक रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ। मैं एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से इसे ऐड करवा समझाता हूं। देखिए, रियल लाइफ में मैं मान लेता हूं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे पास टोटल 5760 रुपीज है। 5760 नॉट, इतने मेरे पास पैसे। मैं क्या गया हूं, बाजार गया हूं कोई भी 2 आर्टिकल खरीद कर लाने के लिए। मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं प्रॉफिट कमाना चाहूंगा। मैंने क्या देखा कि मैं बाजार जाके कोई एक आर्टिकल x1 है, दूसरा एक आर्टिकल x2 है। मैंने x1 x2 2 आर्टिकल्स को, मेरे पास जो पैसे हैं टोटल में 20 पीस ही खरीदूंगा। मतलब मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि जो भी 2 आर्टिकल खरीदूंगा, मुझे लाके घर पे रखना भी है, तो मैं 20 पीसेस से ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं बाजार जाऊंगा, 2 आर्टिकल खरीद के लाऊंगा। वो दोनों आर्टिकल कौन से हैं नहीं पता, पर वो दोनों आर्टिकल्स मैक्सिमम 20 पीस खरीदूंगा। प्लस मैंने ये भी डिसाइड किया हुआ है कि जब मैं बाजार गया तो मुझे उनकी कीमत पता चलती है कि जो x1 आर्टिकल है वो 360 रुपीज करके ईच है, और x2 आर्टिकल के लिए मुझे पड़ेगा 240 रुपीज। मेरे पास लिमिटेड पैसे है 5760 रुपीज पॉकेट में, तो मैं बस उतने में ही खरीदूंगा। अब लाके मैं उसके, जब मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करूंगा तो मैं उसमें प्रॉफिट गेन करूंगा। प्रॉफिट में कैसे गेन कर रहा हूँ, देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि जो x1 आर्टिकल है उस पर भी जो मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ वो है 22 रुपीज का, और x2 आर्टिकल पे जो मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ वो है 18 रुपीज का। अब इस पूरे सिनेरियो को मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के रूप में लिख रहा हूँ। देखिए, मैंने बोला मैं प्रॉफिट वाली चीज को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉफिट वाला जगह है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने x1 आर्टिकल पे 22 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया, x2 आर्टिकल पे 18 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया। तो मैंने टोटल कितनी प्रॉफिट बुक की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x1 आर्टिकल पे एक पे 22 x1 आर्टिकल्स पे टोटल हो गए मल्टीप्लाई करके, x2 आर्टिकल्स पे टोटल हो गए मल्टीप्लाई करके, दोनों को ऐड करके मैंने टोटल प्रॉफिट देखा। तो ये z हो गया मेरा टोटल प्रॉफिट। इसके बाद
मैंने जो क्वेश्चन के बाकी भागों को लिखा वो कैसे मैंने किया, देखिए मैंने दो कंडीशंस यहाँ पर बना दिए हैं। एक कंडीशन में मैंने क्या किया है, x1 को मैंने 360 से मल्टीप्लाई किया और 240 को मैंने x2 से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि x1 आर्टिकल मैंने कितने रुपए करके पीस था 360 और x2 था 240। तो इस तरह से मैंने टोटल 5760 से कम में ही सारा सामान खरीद लिया। पर वहां पर दूसरा कंडीशन भी था, x1 x2 मैक्सिमम आप 20 पीस खरीद सकते हैं, तो मैंने वो भी रखा हुआ है। यहाँ पर इस कंडीशन के बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। तो इसके साथ हम डिफाइन कर सकते हैं डिसीजन वेरिएबल को और आगे की चीजें। प्लीज इग्नोर कीजिए बैकग्राउंड नॉइस को, आज काफी ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस, आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, बिना फेस्टिवल सीजन के इतना ज्यादा नॉइस क्यों हो रहा है। चलिए कोई नहीं, हम लोग आते हैं अपनी चीजों में। जो हम लोग पढ़ने वाले थे वो था कि डिसीजन वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, और उसके बाद हम लोगों को जो बाकी दोनों चीजें यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पढ़ना है। सेकेंडली हम लोगों को जानना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के डेफिनेशन को कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। एंड फाइनली हम लोगों को थर्ड वर्ड जो कांस्टेंट वर्ड था, इन तीनों को जानना है कि ये तीनों चीजें एलपीपी में किस तरह से यूज होती हैं। तो देखिए सबसे पहला वर्ड मैं आपको बताऊं, वेरिएबल। आप लोगों को साफ समझ में आ रहा होगा कि ये जो x1 x2 है यही हमारे वेरिएबल्स है। याद रखिए ये जो वेरिएबल है जिस पर जो आर्टिकल मैं बाजार खरीदने के लिए गया था, वही आर्टिकल हमारा मेन बनने वाला है डिसीजन वेरिएबल। उसी आर्टिकल को, जो आर्टिकल हम बाजार में खरीदने के लिए गए थे, वही हमारा होने वाला है डिसीजन वेरिएबल। अल्टीमेटली फाइनली आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि जो डिसीजन वेरिएबल है वो आप कितने पीसेस खरीदने वाले हैं। अगर आप परचेज करने गए हैं, बहुत तरह के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम डिसीजन वेरिएबल हमेशा खरीदना ही नहीं होता है। आप कभी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। पूरे एलपीपी को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रोडक्शन प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम्स और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इन तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग एक ही चीज डिस्कस करते हैं कि डिसीजन वेरिएबल क्या होता है। तो डिसीजन वेरिएबल के बारे में आप लोगों को होप आइडिया हो गया कि जो यहाँ पर x1 x2 बन रहा है, जितने भी वेरिएबल्स है, चूंकि हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड है कि 2 वेरिएबल्स के साथ डिस्कस करना है, तो x1 x2 कर सकते हैं। अगर आप कोई चाहे xy भी यूज कर सकता है क्वेश्चन में। तो डिसीजन वेरिएबल ये होने वाले हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है यही हमारा ऑप्टिमाइजेशन का मेन उद्देश्य होता है। ऑप्टिमाइजेशन 2 तरह के होते हैं, एक आप मैक्सिमाइज कीजिए, दूसरा आप मिनिमाइज कीजिए। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किस चीज को करेंगे? देखिए आप अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो आप कभी भी अपनी बुक प्रॉफिट को मिनिमाइज करना नहीं चाहेंगे। हमेशा हर एक इंसान अपने बिजनेस में चाहता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। लेकिन अगर अब मैं उसी टाइम पे बात करूं कॉस्ट की, ये सब मान लेता है कि ये मेरा कॉस्ट है, मुझे जो पेमेंट करना पड़ा, तो कॉस्ट के केस में आप चाहते हैं कि आप उसे मिनिमाइज करें। ये जो फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट वाला फंक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनने वाला है। क्यों? क्योंकि इसी फंक्शन में आपको ये प्रॉफिट्स की बात की गई है 22 रुपीज और 18 रुपीज की, जो आप बुक कर रहे थे। प्रॉफिट को आप चाहेंगे मैक्सिमाइज करना, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हो गया z इक्वल्स टू दिस, और हम इसे चाहते हैं मैक्सिमाइज करना। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कॉस्ट के केस में आप चाहेंगे इसको मिनिमाइज करना। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बना रहे हैं, जो मैं अभी क्वेश्चन जब दूंगा तो आपको समझ में आएगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसा होता है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो आप चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट के दौरान आप मिनिमम डिस्टेंस को ट्रैवल करें ताकि आपको ट्रांसपोर्ट में ज्यादा प्रॉफिट बुक कर पाए। तो वहां पर आप ट्रांसपोर्ट में जो किलोमीटर्स होंगे चाहेंगे उसको मिनिमाइज करना। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। 3 भाग में से 2 भाग डिसीजन वेरिएबल और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको देख के आपको थोड़ा बहुत समझ आने लगा होगा। मेन आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? देखिए दरअसल कांस्टेंट को अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कंडीशंस। कांस्टेंट्स को अंदर अलग वर्ड्स में हमारे पास अदर वर्ड्स यूज हो सकते हैं कंडीशन। जब हम लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात की है जिसे मैक्सिमाइज करना है, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन है? ये पहला कंडीशन था और ये दूसरा कंडीशन था। इन्हीं 2 कंडीशन को फुलफिल करना है कि आप परचेज करते टाइम इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते और आप टोटल आर्टिकल्स खरीदते टाइम इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। यही हो गया हमारा कांस्टेंट, यही हो गया हमारा कंडीशन। तो इन तीनों वर्ड्स के बारे में आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। अगर अब तक आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई तो डरने की कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ डेफिनेशंस है। हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को फॉर्मुलेशन करना है और हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मुलेशन। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल नंबर 2 बोल के दिया गया है। हम क्वेश्चन से मतलब रखते हैं, फॉर्मुलेशन हम सीख रहे हैं तो फॉर्मुलेशन कर पाते हैं। क्वेश्चन बोला गया अ डीलर वांट्स टू परचेज अ नंबर ऑफ फैंस एंड सीविंग मशीन्स। तो आर्टिकल आपको क्लियर हो गया, 2 आर्टिकल फैंस है और सीविंग मशीन्स है। हमें आर्टिकल से कोई मतलब नहीं, हम उनको वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए सिंस लास्ट क्वेश्चन में x1 x2 यूज किया था, अभी xy यूज करूंगा। तो बोल रहा है कि अ डीलर वांट्स टू परचेज अ नंबर ऑफ फैंस एंड सीविंग मशीन्स। ही वाज वी हैज, ओके ये आई थिंक गलती हो गया। उसके पास टोटल बोल रहा है 5760 टू इन्वेस्ट एंड हैज अ स्पेस फॉर एट मोस्ट 20 आइटम्स। तो आपको समझ में आ गया 5760 रुपीज है उसके पास इन्वेस्ट करने को, और
उसके पास मैक्सिमम 20 आइटम्स खरीद सकता है वो। और फैन कॉस्ट हिम ₹360 और सीविंग मशीन कॉस्ट 240। His expectation is that he can sell a fan at a profit of 22 rupees and sewing machine at a profit of 18 rupees। बहुत ही एब्सर्ड बात है। आज के टाइम पे 360 रुपए में फैन नहीं मिलता और 240 रुपए में कभी भी आपको सीविंग मशीन नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो प्रॉफिट ऑफ 22 रुपीज का बुक करना नहीं चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी नहीं मिलेंगे आपको। अभी जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हमेशा बड़े बड़े डेटा के साथ मिलेंगे, मींस इन थाउजेंड्स। और ये जो 5760 में उन्होंने टोटल बिजनेस किया है वो 50,000 के आसपास हो गया होगा टोटल वैल्यू जो है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, हम लोग फॉर्म करते हैं क्वेश्चन। Assuming that he can sell all the items that he can buy, how should we invest his money in order to maximize his profit? Even though कि हमारा लास्ट लाइन हमारे पास मेंशन नहीं किया हुआ है, आप एक बात याद रखिए, चूंकि ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है कि प्रॉफिट बुक कर रहा है, आपको मैक्सिमाइजेशन ही करना है, तो हम लोग फॉर्मुलेशन करने जा रहे हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर हम लोग पैसा को प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, जैसे किताब में दिया गया है इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम के हिसाब से हम इसको। तो क्वेश्चन में हम लोगों को जो बोला गया था हम लोग उसको देखते हैं। आपको दो वेरिएबल्स की बात की गई थी, एक बोला गया था फैंस और एक सीविंग मशीन। तो फैंस और दूसरा सीविंग मशीन, इन दोनों वेरिएबल को आपको नाम देना होगा। तो मैं फैन वाले वेरिएबल को नाम देता हूं एक्स और सीविंग मशीन को देता हूं वाई। अब आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट यहां समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसे एक्स और वाई नाम क्यों दिया है। एक्स मींस हाउ मेनी फैंस वी आर गोइंग टू बाय, एक्स, हाउ मेनी सीविंग मशीन्स वी आर गोइंग टू बाय, वाई। रिमेंबर दिस, नंबर ऑफ फैंस और नंबर ऑफ सीविंग मशीन जो आप परचेज करने वाले हैं वो है एक्स और वाई। आपको क्या करना है, आपको पता है आप एक्स फैन खरीदेंगे और सबको बेच देंगे तो आप एक में 22 रुपीज का प्रॉफिट कर रहे थे, तो एक्स पीसेस में इतना प्रॉफिट करेंगे। आपको 18 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था एक सीविंग मशीन पे, तो वाई पीसेस में इतना प्रॉफिट बुक होगा। टोटल प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया है जिससे आपको करना है मैक्सिमाइज, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रेडी। इसके नीचे में आपको डिसीजन वेरिएबल्स पहले ही मिल चुके हैं जो आपने कंसीडर कर लिया था। अब नीचे लिखना है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स पे आते हैं। जब आप कॉन्स्टेंट्स पे आएंगे तो आपको दो कॉन्स्टेंट्स पता है। पहला कॉन्स्टेंट क्या पता था कि आप 360 रुपीज करके फैन खरीद रहे हैं और 240 रुपीज करके आप परचेज कर रहे हैं एक सीविंग मशीन। तो एक्स पीसेस खरीदेंगे तो आपको इतना प्राइस हो गया, वाई पीसेस खरीदेंगे आपके पास इतना प्राइस हो गया, ऐड कर लीजिए। क्लियर? यहां ये टोटल अमाउंट कभी भी आपका 5760 से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकता है। अब यहां पर आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा कि क्यों हम लोग यहां लेसर इक्वल्स टू यूज किए, क्यों इक्वल्स टू यूज नहीं किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आपके मन में नहीं उठा था तो आप इस चीज सवाल को समझिए। सवाल यह है कि यहां पर लेसर इक्वल्स टू यूज करने के पीछे रीजन है, आप गए हैं फैन खरीदने और आप गए हैं सीविंग मशीन खरीदने, आप जाके टोटल 507,060 रुपीज को इन्वेस्ट करके ही आए। ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप जो बिजनेस करने के लिए जो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इस कंडीशन में जो सामान आपने खरीदा है उसको बस आपने इसे 4 पीस से 5 पीस खरीदा और आपका जो पैसा बचा उसको रख दिया, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ऐसे खरीदेंगे कि आपके सारे कंडीशंस फुलफिल हो। इसीलिए तो हम सवाल बना रहे हैं। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो करेंगे क्या, जानेंगे क्या, कितने फैंस खरीदने हैं, कितने सीविंग मशीन खरीदने हैं, तो ये हमें लास्ट में पता चलेगा। इसीलिए हमारा एम क्या है कि फैंस और सीविंग मशीन खरीद के कभी भी टोटल पैसा इससे ज्यादा ना जाए, क्योंकि ड्यू बैलेंस की बात हम डिस्कस नहीं करते हैं, वो हमारा पार्ट नहीं है। हमारा पार्ट है कि हम लोग मैक्सिमम फैन और सीविंग मशीन खरीद के इस पैसे के अंदर में ही आए, हम कुछ ड्यू रख के ना आए। तो मैक्सिमम ऑफ 5760 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे जो कि इक्वल टू होगा, अदरवाइज आप उससे कम में ही खरीद के चले आएंगे। दूसरा, आपने के घर में जो स्पेस था जिसके लिए बोला गया था यू कैन एटमोस्ट 20 पीसेस रख सकते हैं, 20 आइटम्स, तो आप क्या करेंगे, एक्स जो आपने फैंस खरीदा है, वाई जो आपने सीविंग मशीन खरीदी है, ये वैल्यू भी मैक्सिमम 20 हो सकता है। अब एग्जैक्टली 20 तो आप लेंगे नहीं, एग्जैक्टली 20 लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है कि आपका टोटल पैसा बढ़ जाए, और अगर आपने इसे मिनिमाइज करने की कोशिश किया, कहीं 20 से ज्यादा हो गया तो आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आप 20 से ज्यादा अपने घर पे रख नहीं सकते। लाके सामान बर्बाद करना किसी भी बिजनेसमैन का नहीं होता, बिजनेसमैन ऐसा नहीं कर सकता। तो इतने दूर तो आप लोगों को क्लियर है। लेकिन आप लोगों ने जब डेफिनेशन देखा था, वहां देखा था नीचे में एक और लाइन लिखा हुआ था, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स, दो और एक लाइन था। वो एक लाइन है जिसके बारे में हम लोग यहां जानेंगे। कंडीशंस जब हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीवी करते हैं तो उसको लिखना बहुत जरूरी होता है। वो क्या है, वो है x ग्रेटर इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए, जब आपने फॉर्मुलेशन किया, आप बाजार गए, आप खरीदने के लिए गए और आप खरीदे x पीसेस फैंस, y पीसेस सीविंग मशीन, प्रॉफिट बुक किया, ये कॉन्स्टेंट्स हो गए। ये क्या है, ये बताता है
कि आप फैन और सीविंग मशीन दोनों को खरीद रहे हैं और मिनिमम 0 पीस मैक्सिमम। अब तो जो मैक्सिमम है वो तो कांस्टेंट में पता चला जाएगा। अगर आप इसे मेंशन नहीं करते हैं, मतलब आपने फैन और सीविंग मशीन जो खरीदा है उसका जो नंबर है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी निकल सकता है, तो आपको ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा आपने फैन और सीविंग मशीन जो खरीदा वो पॉजिटिव खरीदा। अब सीविंग मशीन अगर इन सारे वैल्यूज में नेगेटिविटी आ जाती है तो क्या होता है? अगर ये वैल्यूज नेगेटिव हुए, इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो फैन है आप खरीदे हैं ही नहीं, बल्कि वो नेगेटिव हो गया, जो कि एब्सर्ड बात है। इन अदर वर्ड्स हम लोग मैथमेटिक्स में से समझ सकते हैं कि आपने खरीदा नहीं, आपने बेचा है। जो चीज आपने खरीदा ही नहीं, आप वो पहले से बेच के बैठे हुए हैं। शेयर ट्रेडिंग नहीं चल रही है, इसलिए आप ऐसा कर नहीं सकते। आपको यहाँ पर बस ये समझना पड़ेगा कि जो आप परचेज कर रहे हैं उसे पॉजिटिव परचेज करना होगा, मतलब क्वांटिटी नंबर्स में जो होगा वो पॉजिटिव चलेगा। तो ये हो गया हमारा फैंस और सीविंग मशीन के साथ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जैसे हम लोगों ने मैक्सिमाइज किया। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम था। इसके अलावा अब हम लोग एक डाइट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। डाइट प्रॉब्लम क्या है, जिसमें हम लोग फॉर्मुलेशन सीखेंगे। डाइट प्रॉब्लम मतलब आप खाने पीने के किसी आर्टिकल के साथ डिस्कस कर रहे हैं और वहां पर आप खरीदेंगे, जब आप कॉस्ट पे करेंगे किसी चीज का तो आपको जो कॉस्ट होता है उसे मिनिमाइज करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने स्क्रीन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप अपने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है एग्जांपल नंबर 3 बोल के, विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन 2 डिफरेंट फूड्स F1 एंड F2। 2 फूड्स है हमारे पास F1 और F2, उसमें विटामिन ए और विटामिन बी 2 तरह के विटामिन रखे गए हैं। One food F1 contains 2 unit of vitamin A and 3 unit of vitamin B। तो फूड 1 के लिए बोला जा रहा है कि विटामिन ए के कंटेंट है 2 और विटामिन बी का कंटेंट है 3। 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन्स, अब F2 के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए है और 2 यूनिट विटामिन बी के है। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कॉस्ट ₹3 एंड 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कॉस्ट 2.50 रुपीज, मीन्स ₹2.50। बोल रहा है the minimum daily requirement for a person of vitamin A and vitamin B is 40 and 50 units respectively। तो मिनिमम उतना चाहिए। अब आपको साफ समझ में आ रहा है, इसमें हम लोगों ने कॉस्ट की बात की गई है, तो जो 3 रुपीज और 2.5 रुपीज करके है, तो आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। ये मिनिमाइजेशन प्राइस का प्रॉब्लम है। चलिए इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं। स्पेशली इस क्वेश्चन में और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को बहुत हेल्प होगा अगर आप क्वेश्चन के डेटा को देख के एक टेबल बना लें। टेबल कैसे? देखिए हमारे पास 2 फूड्स है ना, F1 और F2, और कहा गया ना 2 विटामिन से विटामिन ए और विटामिन बी, ऐसा एक टेबल बना लीजिए। फूड 1 में विटामिन ए और विटामिन बी के कंटेंट के बारे में मेंशन कर दिया गया था कि कितनी क्वांटिटी चाहिए। मैं आपको थोड़ा देख के लिख देता हूं नोट से। कहा गया है कि फूड F1 में विटामिन ए का कंटेंट है 2 यूनिट और फूड विटामिन बी का कंटेंट है 3 यूनिट, और फूड 2 में है 4 and 2 रेस्पेक्टिवली, 4 and 2। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कॉस्ट के बारे में। F1 का कॉस्ट दिया गया है, F1 का कॉस्ट है 3 रुपीज करके और ₹3 है, और F2 का कॉस्ट है 2.5 रुपीज। कॉस्टिंग आपको पता है। डेली रिक्वायरमेंट भी बोला गया है कि विटामिन ए का डेली रिक्वायरमेंट है 40 और विटामिन बी का है 50। डेली रिक्वायरमेंट विटामिन ए का 40 है, विटामिन बी का 50 है। तो आप कौन सा खाना कैसे खाएं, पर सिर्फ खाने से नहीं कि विटामिन फूड 1 और फूड 4 2 तरह के फूड्स है। अगर आपको कंज्यूम करना है तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज रहे, मतलब आप दोनों जितना चाहिए, आपको मिनिमम 40 चाहिए, मिनिमम 50 चाहिए, तो आप इसको भी पूरा करें, प्लस आपका जो खर्च है वो भी मिनिमाइज हो जाए। मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि अंत में आपको जाके ये पता चलेगा कि आप कौन सा फूड कितना कंज्यूम करें, ताकि आपके डेली रिक्वायरमेंट्स भी पूरे हो जाए और आपका पैसा सबसे कम खर्च हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा। देखिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल्स X1 X2 है, मतलब फूड 1 मैंने कितना कंज्यूम करना है X1 और फूड 2 कितना कंज्यूम करना है X2। इस बात के साथ कि हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है दोनों फूड के जो हमारे रिक्वायरमेंट है, मैं फूड 1 को X1 यूनिट्स और फूड 2 को X2 यूनिट्स कंज्यूम करने वाला हूं। तो मुझे कॉस्ट कितना है पता चल जाने वाला है ना, क्योंकि मुझे पता है फूड 1 का 1 यूनिट पे मुझे 3 रुपए पड़ रहा था, मैं X1 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, तो हो जाएगा 3X1, जबकि फूड 2 के साथ हो जाने वाला है 2.5 X2, और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये मेरा टोटल कॉस्ट होगा डेली का, जिसे मुझे करना है मिनिमाइज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन रेडी हो चुका है। चलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन रेडी हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं डिसीजन वेरिएबल्स की तरफ। डिसीजन वेरिएबल क्या होने वाले हैं? देखिए डिसीजन वेरिएबल यहां से फॉर्म होंगे, लेकिन डिसीजन वेरिएबल को हम लोगों को ऐसे फॉर्म करना है। ऐसे मतलब मैं बताता हूं, देखिए आप X1 क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, तो X1 क्वांटिटी जैसे आप यूज करेंगे, विटामिन ए आपको 2 यूनिट्स मिल रहा है, इसके साथ 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए मिल रहा है, लेकिन फूड 2 आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं X2 यूनिट्स, तो विटामिन बी ए उसमें से कितना मिल रहा है 4 ऑफ X2, और इस तरह से जोड़ के टोटल आपको विटामिन जो चाहिए वो मिनिमम 40 चाहिए, राइट, मिनिमम 40 चाहिए। तो इस प्रॉब्लम की खासियत यही है कि यहां पर लेसर देन नहीं, लेसर इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर इक्वल्स टू होगा। क्यों?
क्योंकि आप कम से कम 40 यूनिट्स लेंगे, उससे ज्यादा लेने से आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 40 यूनिट से कम नहीं ले सकते, जो कि रेस्ट्रिक्शन था। तो ये एक खासियत है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के बीच में। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जब होगा ये लेसर इक्वल्स टू होगा, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जब होगा ये ग्रेटर इक्वल्स टू होगा, ये रिमेंबर रखिए। अगले क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहां भी फॉर्म कर सकते हैं, 3x1 प्लस 2x2 लेसर ग्रेटर इक्वल्स टू 50, 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर इक्वल्स टू 50। और यहां पर भी वही चीज, आप विटामिन ए विटामिन बी मिनिमम 0 या फिर उससे ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो x1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, x2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। आई होप आप लोगों को फॉर्मुलेशन अब तक समझ में आ गया होगा। दो तरह के प्रॉब्लम हम लोगों ने इसमें पढ़ लिए हैं और इन सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस चीज में डाउट हो रहा है। चलिए तो अब अगले बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ इस वीडियो का, जो कि आखिरी भाग होने वाला है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। चलिए तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया था हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सॉल्यूशन के साथ हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को मोर देन 2-3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जहां पर मैक्सिमाइजेशन का सॉल्यूशन अलग होगा, मिनिमाइजेशन का सॉल्यूशन अलग होगा। एक ही तरह से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं, बस आपको एक सॉल्यूशन समझने की जरूरत है। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, बल्कि अपनी कॉपी के व्हाइट स्पेस में आपको दोनों एक्सिस खींचने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर 2 एक्सिस खींच देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा x1 एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस। अब x एक्सिस y एक्सिस के साथ सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको बोल दिया गया है x1 इज ग्रेटर देन 0, x2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x1 और y1 है ही नहीं हमारे पास, वो हो गया x1 और x2, x और y नहीं है, x1 और x2। अब दोनों को पॉजिटिव बोला गया है, यानी कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिर्फ हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ डिस्कस करना है, बाकी किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाना है। आपने देखा है हर एक क्वेश्चन में जो वेरिएबल आप जो लेने वाले हैं वो x1 y1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। आपको यहां पर भी वही मिल रहा है, हमेशा ग्रेटर देन 0, यानी कि ये सॉल्यूशन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाना है, केवल चारों क्वाड्रेंट्स की जरूरत नहीं है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा बड़ा करके बनाना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपको बाकी किसी क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी उसकी भी। जब आप फॉर्मुलेशन सॉल्यूशन में भी सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कब और कितना जरूरत पड़ता है, कितने आपकी जरूरत है। तो पहले आप इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन को कर लीजिएगा, उसके बाद ग्राफ वाले मेथड में जाइएगा। तो जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया, मैं थोड़ा बड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लेता हूं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को बड़ा बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट रखा है। मैं इसमें इक्वल डिविजन कर लूंगा। इक्वल डिविजन करने का मतलब होता है मैं हमेशा स्केल का इस्तेमाल करूंगा, और सेंटीमीटर्स को यूज कर सकता हूँ, मिलीमीटर्स को यूज कर सकता हूँ। जैसा आपका टेबल बनेगा उसके हिसाब से आपको इसको इक्वली डिवाइड कर लेना है। एक्स एक्सिस को भी इक्वली डिवाइड करना है, वाई एक्सिस को भी इक्वली डिवाइड करना है, यूजिंग स्केल और एनीथिंग, जिससे आप इक्वली डिवाइड कर पाए, क्योंकि इक्वल डिवीजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल डिवीजन नहीं होगा आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप इसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इक्वली डिवाइड किया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस पे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोगों को क्वेश्चन के साथ कुछ मैनिपुलेशन, कुछ कैलकुलेशन करना है, वो यहां होने वाला है। जो हमारे पास कांस्टेंट है हम लोग उसके साथ डिस्कस करेंगे। कितने कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट है, दोनों इनइक्वालिटीज है, तो इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉटिंग आपको आना चाहिए। आई कंसीडर कि आपको नहीं आता है तो मैं इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना आपको सिखाता हूं। पहला इक्वेशन क्या दिया गया है? 2x1 प्लस 4x2 लेसर ग्रेटर इक्वल टू 40, इसको इक्वल टू 40 कीजिए और इक्वल टू 40 करके इसका ग्राफ प्लॉटिंग कीजिए। आप लोगों को आता होगा कि 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 40 का हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपने बचपन में सीखा होगा ग्राफ प्लॉट करना। x1 x2 ऐसे ड्रॉ करते थे, एक टेबल बनाते थे। क्या करते थे? x1 की वैल्यू, आप इसमें क्या करना है, आपको x1 की वैल्यू 0 कंसीडर करनी है। आप जैसे x1 की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे, ये 0 हो गया, तो क्या बचा? x2 की वैल्यू निकल के आ गई 10। और वैसे ही अगर आपने x2 को 0 कंसीडर कर लिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। आपको हमारे मेथड में ये थर्ड की कोई जरूरत नहीं है, 2 हमारे लिए एनफ है। तो क्या हुआ? जब आपने x1 को 0 लिया तो x2 हो गया 10, जब आपने x1 को 20 लिया तो x2 हो गया 0। इसके बेसिस पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको क्या पता चल रहा है? x2 एक्सिस में मैक्सिमम 10 और x1 एक्सिस में मैक्सिमम 20 की जरूरत है। तो ये डिविजन हम लोग स्टार्ट करेंगे, इक्वल डिविजन। x1 में कितना दूर जाएंगे? मैक्सिमम 10 तक, और x2 में कितना जाएंगे? मैक्सिमम 20 तक। लेकिन इसको करने से पहले हम लोग दूसरे वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं, उससे हमें क्या मिलता है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 50। यहां से ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे अगर, तो x1 और x2 की वैल्यूज क्या मिलने वाले हैं देखते हैं जरा। हम लोग सबसे पहले x1 को 0 मानते हैं, तो x2 की वैल्यू क्लियर मिल जाएगी 25। x2 की वैल्यू हो गई 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 25। अब अगर हम x2 को 0 कंसीडर करते हैं तो x1 की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 50 डिवाइडेड बाय 3, 50/3। ठीक है, हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख सकते हैं कि ये लगभग
16 पॉइंट समथिंग 16.6 मान लेते हैं कि ये आने वाला है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, x1 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 20 और यहाँ पर है 16, तो 20 में काम हो जाएगा। x2 की मैक्सिमम वैल्यू 10, यहाँ 25, तो 25 तक जाना होगा। x1 को मैक्सिमम 20, x2 को मैक्सिमम 25। चलिए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, ये कंसिडर करते हैं 1 2। अगर 1 2 करके करेंगे तो काफी ज्यादा स्पेस हो जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूं और अप्रॉक्स में काम कर रहा हूं, आप लोग एग्जैक्ट यूज कीजिएगा यूजिंग स्केल। तो मैं यहां करता हूं 5 10 15 20 और इधर करता हूं 5 10 15 20 और इससे मुझे 25 तक ले जाना है। 25 हो गया। अब हम लोग देखते हैं, पहला वाला ड्रॉ करना है 0 के रेस्पेक्ट में 10, तो x कितना, x1 कितना 0 यानी यही रहेगा। x2 कितना 10, यहां हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट प्लेस हो गया। दूसरा पॉइंट है x1 को 20 ले जाना है लेकिन x2 को 0, x1 को 25 20 आ गया और y2 0, मतलब यहीं पर हो गया। तो हम लोगों ने इसका ग्राफ देख लिया, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए स्केल की सहायता से इन दोनों को ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। हो गया, इसका ग्राफ हो गया। लेकिन इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनता है वो थोड़ा देर में बताऊंगा। पहले मैं इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। वेट, एक काम करते हैं, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनइक्वालिटी के ग्राफ में आपको पता है कि हमारे पास सेट्स होते हैं, यानी हम लोगों को एक लाइन खींचना पड़ता है। वो लाइन खींचने वाला तरीका अगर आपको याद नहीं है तो बताऊं। आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, अब लाइन के नीचे में आपको सेट करना है। सेट करना है तो वो नीचे का रीजन सेट करना है, ऊपर का रीजन सेट करना है। ये कैसे पता चलता है, इसे पता करने का तरीका है, आप इसे देखिए। आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया है, इसमें x1 और x2 दोनों को 0 मान लीजिए। टोटल लेफ्ट वैल्यू कितनी हो गई 0। 0 बड़ा होगा 40 से, क्या ये स्टेटमेंट सही है? 0 बड़ा होगा 40 से? नहीं, गलत है। 0 कभी भी 40 से बड़ा नहीं होता। 40 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 कंसीडर करने पर यह स्टेटमेंट फॉल्स प्रूव हुआ। फॉल्स मतलब 0 कहां है, यहां ना। फॉल्स मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता 0 पुट करने पर, तो 0 कहां है, यहां टुवर्ड्स होता। तो टुवर्ड्स कब करेंगे, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब 0 पुट करने पर स्टेटमेंट ट्रू है तो टुवर्ड्स 0, फॉल्स है तो अवे। तो हम लोग अवे कर देते हैं। देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसके ऊपर में शेडिंग कर दी है। ये मैं रेडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं, दूसरे वाले में मैं ब्लैकिंग का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको समझा पाऊं और क्लियरली। देखिए ये हो गया मेरा शेडिंग। इस शेडिंग के बाद में आपको एक बात ख्याल रखना है, क्योंकि इस शेडिंग का ऊपर कोई लिमिट नहीं बन रहा है, हम लोग इसे अनबाउंडेड भी कहते हैं। लेकिन अनबाउंडेड में कभी भी आपको सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट पे नहीं जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही जाना है। अब आते हैं दूसरे ग्राफ पे। दूसरे ग्राफ में हमारे पास x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 25 है। x1 0, x2 25, यानी अपर मोस्ट यहां पर पॉइंट हो गया। दूसरे में यहां 16.5 है, यानी 15 से थोड़ा ज्यादा, तो मैं लगभग यहां पर कंसीडर करता हूं। और y2 0 है, मतलब यहीं पर होगा। इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन हो गया ड्रॉ। इस पे 0 पुट करते हैं। 0 0 0 इज ग्रेटर देन 50, अगेन फॉल्स। तो कहां होगा लाइन इसका, अवे। अवे मैं इसके लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूं। हो गया। अब आपके सामने एक सवाल उठेगा। ओके, ये मैंने यहां गलती की, ये तो इस लाइन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये यहां से जुड़ा हुआ रहेगा ना, यहां से जुड़ा हुआ है। अब आपके सामने एक सवाल उठता है कि ड्राइंग हो गया, अब क्या? ड्राइंग होने के बाद दोनों एक्सिस का आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये देखना है कि दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पर कर रहा है। देखिए दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पोजीशन पे। कभी कभी ये हो सकता है कि अगर ये इक्वेशंस यानी कांस्टेंट्स 2 से ज्यादा हो तो ये नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ज्यादा हो सकता है। आपको कॉमन रीजन खोज के निकालना है। कॉमन रीजन देखिए, यहां पर शेडिंग है, इसमें भी शेडिंग है, लेकिन इस शेडिंग की खासियत यह है कि यहां पर जो शेडिंग है उसमें दोनों एक्सिस दोनों शेड आए हैं। यहां पर सिर्फ एक सिंगल शेड है। बिल्कुल उसी तरह से यहां देखिए, ये एक बधा हुआ एरिया जरूर है, लेकिन यहां पर जो शेडिंग है वो सिर्फ सिंगल शेडिंग है और यहां पर जो है वो डबल है। तो हमारे पास एक जो रीजन निकल के आ रहा है, उस रीजन को देखिए, मैं यहां दोबारा मार्क करता हूं। इस रीजन को देखिए जो डबल एक्सिस के साथ आ रहा है, इसमें दोनों एक्सिस आ रहे हैं ना, दोनों ग्राफ्स आ रहे हैं ना हमेशा। तो यही रीजन हमारा बनाएगा कहलाएगा फिजिबल रीजन। ये हमारा हो गया फिजिबल रीजन। हमें सबसे पहले फिजिबल रीजन खोज के निकालना है। तो आपको फिजिबल रीजन मिल गया। अब फिजिबल रीजन दो तरह के होते हैं, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। देखिए ये फिजिबल रीजन को देखिए कि क्या इस फिजिबल रीजन को कोई लिमिट दिख रहा है आपको? नहीं। तो ये हो गया अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। कभी अगर ये फिजिबल रीजन यहां आ जाता है तो क्या होता है, ये एक सर्टेन एरिया के अंदर हो जाता है
तो उसे बोलते हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन के दोनों टाइप समझ में आ गए, फिजिबल रीजन समझ में आ गया। अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को कॉर्नर्स यूज करने पड़ेंगे। हमारे पास ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर है। इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी। मोस्ट ऑफ द टाइम और एक्चुअली ऑलवेज बी पॉइंट यानी जहां पर इंटरसेक्ट हुआ है वही पॉइंट हमारा आंसर होता है। लेकिन कभी कभी इंटरसेक्शन अगर एक से ज्यादा हो, जैसे यहाँ पर एक के अलावा और एक लाइन होता, वो ऐसे ड्रॉ हुआ होता, तो यहाँ पर एक और इंटरसेक्शन मिलता, तो इस दौरान आपको दोनों इंटरसेक्शन को चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करते हैं, पॉइंट्स कैसे चेक करते हैं? तो आपको ए पॉइंट का वैल्यू में क्या पता था कि ये एक्स एक्सिस में 5, 10, 15, 20, 25, 25। तो यहाँ पर क्या था, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x1 की वैल्यू 0, जबकि x2 की वैल्यू थी यहाँ पर 25। बी के आपको सी के बारे में क्या पता है, 5, 10, 15, 20, 20 है ये, यानी x यहाँ x1 20 था और x0 था। क्लियर? आपको बी पॉइंट के बारे में नहीं पता। बी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको x1 x2 की जो वैल्यू मिलेगी वही बी का कोऑर्डिनेट होगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, ये पार्ट बात देके डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, हमारे पास क्या आया, बी का वैल्यू आया, बी में x की वैल्यू आई है 15 और y की वैल्यू आई है, मतलब सॉरी x2 की वैल्यू आई है 5/2। हमारे पास तीनों कॉर्नर आ गए। अब तीनों कॉर्नर से हम लोगों को z को देखना है। देखिए हमारे पास यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक टेबल बनाता हूँ और एक नया टेबल बनाता हूँ। इस टेबल में मैं यहाँ पर पॉइंट ए को लेता हूँ। पॉइंट ए के बारे में आपको पता है ना, पॉइंट ए में है 0,25, ठीक है। और हमारे पास जो फंक्शन है z क्या था, z था हमारे पास 3x1 प्लस 2.5 x2। तो इसमें कुछ ऐसा बैठने वाला है, x1 की जगह पे 0 बैठ जाएगा, तो ये हो गया 0, और x2 की जगह पे 25 बैठेगा, तो 2.5 इंटू 25। इसके बेसिस पे हमारा एक आंसर निकलेगा, निकाल लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग फिर b पे निकाल सकते हैं। b पे हमें x का वैल्यू 15 पुट करना है और यहाँ 5/2 ये हमारे b पे आने वाला है। b पे करते हैं 3 इंटू 15 होगा प्लस 2.5 यानी कि 5/2 होगा। 2.5 का होता है 5/2 इंटू 5/2 हो गया। इसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम लोग सी पे निकालने वाले हैं, जो कि है 20,0। यह है हमारा सी। इस पर इसके वैल्यू निकालते हैं। x1 की जगह पे 20 बैठाएंगे तो हो जाएगा 60 प्लस 0 बैठाएंगे तो हो गया 0। चलिए इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यही हमारा आंसर बनने वाला है। 25 का 5/2 टाइम्स 25 का 5 होगा 125 डिवाइडेड बाई 2, 62.5, ये 60, और इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये होने वाला है 45 प्लस 25/4 ऐड करेंगे, ये होगा 180 प्लस 25 मीन्स 205/4। ओके, डिवाइड करने पे कितना होगा, होल 1/4। तो क्या निकल के आया, आपका क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कीजिए, और इसमें मिनिमम वैल्यू कौन दे रहा है, जे वैल्यू। तो यही हो गया आपका आंसर। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले इंडिकेट किया था कि आप जब किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, मिनिमम बोला है तो कॉर्नर पे निकलेगा। किस कॉर्नर पे, जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है। देखिए इंटरसेक्शन पे हमारी मिनिमम वैल्यू आई है। जब क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का था कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम आया। जब क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का होगा उसी कॉर्नर पॉइंट पे, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे आपका मैक्सिमम आंसर आएगा। और इस मैक्सिमम आंसर में आपका x1 की वैल्यू आई है 15 और x2 की वैल्यू आई है 5/2। x1 की वैल्यू मैं यहां लिखता हूं, x1 की वैल्यू आई है 15 और x2 की वैल्यू आई है 5/2। यानी कि आपको मैंने बोला ना कि फुड 1 में ये क्वेश्चन वही वाला है जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो फुड 1 आपको कितना कंज्यूम करना होगा, 15 यूनिट्स। फुड 2 कितना कंज्यूम करना होगा, 5/2 यूनिट्स। ये हो गया आपका आंसर। एंड आई होप कि इस पूरे प्रोसीजर को आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार दोबारा वीडियो को प्ले करके देखिए। दिक्कत आती है मुझे दोबारा बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है। मैं आपको इस क्वेश्चन में दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं और कोई दिक्कत आई या नहीं। इसके अगर भागों को देखा जाए तो हम लोग एक एक करके भाग बता देते हैं। सबसे पहले आपको एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद इनइक्वलिटीज को इक्वलिटी में कन्वर्ट करके पॉइंट्स निकाल लेना है। इनइक्वलिटीज को इक्वलिटी में कन्वर्ट किए, पॉइंट्स निकाल लिए, ग्राफ को इसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया इक्वली। इक्वल डिवीजन के बाद इसका ग्राफ ड्रॉ किए और इसका ग्राफ ड्रॉ किए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को
रीजन ड्रॉ करना है। रीजन ड्रॉ करने के लिए जीरो पुट किए, जीरो पुट करने के बाद अगर स्टेटमेंट ट्रू हो गया टुवर्ड्स जीरो, यानी यहाँ टुवर्ड्स जीरो, और अगर फॉल्स ट्रू हुआ अवे फ्रॉम जीरो, ड्रॉ कर दिए। जब दोनों ही के ड्रॉज हो जाए, अगर ये दो से ज्यादा भी कंडीशन हो सकते हैं, ड्रॉ करने के बाद जो आपको रीजन मिलेगा जहां पर सब कुछ मौजूद है, अगर आप 3 ड्रॉ करें तो तीनों एक्सेस को देखना है, 2 ड्रॉ करें तो दोनों एक्सेस को देखना है, जो मिलेगा वो होगा आपका फिजिबल रीजन। यहाँ पर सिंगल मिला था सिर्फ रेड वाला, यहाँ पर सिर्फ ब्लैक वाला मिला था, इसलिए हम लोगों ने इसको आंसर में नहीं लिया। ये रीजन हो गया हमारा फिजिबल। फिजिबल रीजन को देखना है कि क्या फिजिबल रीजन का कोई लिमिट है, अगर लिमिट में नहीं है तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, लिमिट में है तो बाउंडेड फिजिबल रीजन। इसके बाद आपको कॉर्नर सर्च करना है, कॉर्नर सर्च करने के बाद तीनों कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ये कॉर्नर पॉइंट आसानी से निकल जाएगा। इंटरसेक्शन वाले कॉर्नर पॉइंट्स को निकालने के लिए जो दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसमें ये और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दोनों का इक्वेशन है। अगर कोई तीसरा होता तो उन दोनों का इक्वेशन को देखते, कंपेयर करके आपको सॉल्यूशन करके निकालना पड़ता, आपको कॉर्नर पॉइंट्स निकलते हैं। इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आपको चेक करने हैं वैल्यूज। अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा कॉर्नर पॉइंट्स में से कोई एक जो होगा उसके दोनों वैल्यूज x1 x2 आपके आंसर बनने वाले हैं। अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की जगह में मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो इसमें मिनिमम वैल्यू आया है, वही हो गया आपके आंसर। तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर। आप इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर सेटिस्फाई नहीं हो पाते, क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, तो काइंडली हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आप क्वेश्चन समझ नहीं पाए हैं, तो हम इस वीडियो की जगह पे रिप्लेस करके नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली बार।